ये टैक्सी करा लिए, बोले वहाँ तक। बोले तुम अभी 3 दिन रहो। हजरत इतने प्यार से बोलना है, मैं रह गया। आप यकीन मानिए, मैं बाखुदा ईमानदारी कह रहा हूँ कि जब मैं घर में पहुंचा, मेरी माँ को पहचानने में 3 मिनट लगा। उससे पहले भी किसी ने मुझे मना नहीं करा, लेकिन मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा। और उस दिन जाकर देखिए, मेरा रोना खड़ा हो गया। मैं जो सच बोल रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा कि क्या ख्वाजा बाबा, कि पहली बार बुलाया, पैर फूट गया, सर फूट गया, पूरा खून हो गया, चल नहीं पा रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए, कौन सी गलती हो गई मेरे से। बस ये जहन के अंदर मैं बोला, मैं यूं पकड़ लिया उसको, मेरे आंखों में आंसू आ गए। पहली मतलब मोटोरोला का फोन आया हुआ था, बड़ा वाला मोटोरोला आया था, वो 16 रुपया आउटगोइंग था, 25 रुपया आउटगोइंग। तो किसी ने कहा भागो ट्रेन आ रही है, तो मैंने लेफ्ट साइड में देखा, मैं लेफ्ट साइड में बैठा था, देखा कि एक इंजन की बहुत बड़ी बत्ती जल रही है। मैं समझा बस ट्रेन करीब आ गई है। तो मेरा ये हाल था अजहर भाई कि मेरा ये फूटा हुआ था, ये फट गया था, ये यहाँ से खून बह रहा था, ये फट गया था, और परसों से काम नहीं हुआ, तो इसे भी पीटूंगा, तुझे भी पीटूंगा। भाई साहब, वो महीनों का मामला 10 मिनट में खत्म कर दिया। बोले अबे तू इधर बैठा है, उधर तेरे पेट में छुरी मार रहा, तू इधर बैठा है। वो बोला और चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त जहां का पॉडकास्ट पे आपका वेलकम, स्वागत है। आज 2 हफ्ते बाद में वीडियो बनाने के लिए आया, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी काफ़ी, और नया चैनल है, इसको इंशाल्लाह जिस लेवल के ऊपर में लेके जाना है तो वो पूरा प्लानिंग करके हम चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ज़ायरीन है ख्वाजा अब्दुल करीम नाथ के ज़ायरीन नियाज भाई फ्रॉम कोलकाता आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं। तो नियाज भाई कोलकाता में कहाँ से जनाब आप? कोलकाता में शाम बाजार बेलगछिया। श्याम बाजार बेलगछिया। हाँ, बेलगछिया मेट्रो। तो जो एक हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि औलिया कराम की बारगाहों से जुड़े हुए जो किस्से हैं, करामात हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ तो हुए हैं कुछ गैबानी मदद के तौर के ऊपर में, वो आप शेयर करें। खुदाम ख्वाजा के भी हमने शेयर करे। लास्ट जो 4 पॉडकास्ट हमने आपको दिखाए, उसमें कुछ खुदाम ख्वाजा साहब की तरफ से भी है, कुछ अजमेर की आवाम लोकल है उनकी तरफ से भी है, और पहले ज़ायरीन आज नियाज भाई आज आए, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी नियाज भाई, क्या बताइए, आप क्या करामात आपके साथ हुई है अजमेर शरीफ में या हुजूर करीम से जुड़ के? करामात ये हुई कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं कलकत्ते में अपने मोहल्ले में एक मकान बनाया मैंने। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद तकरीबन मैं 90 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, करीब हाँ 89 90 में पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। तो मैं बेकार था, बड़े भाई सऊदी में थे, तो कोई परेशानी नहीं थी, अल्लाह का करम था, हर तरह से फरामानी थी। फिर मैं सोचा कि कुछ तो करना है मुझे। जी हाँ, वो तो है, कुछ तो करना पड़ेगा यार, कैसे रहूँ। अब भाई कह रहे थे भाई तू आराम से रह, कोई बदमाशी मत करियो, सिगरेट वगरेट मत पियो, मैं बहुत पीटूंगा। अब वो सऊदी से बोले थे तुझे बहुत पीटूंगा, मैं डर गया था वहां से। बहरहाल वो मुझे इतना प्यार करते थे तो हाँ, वही तो बोले तेरी कोई भी जरूरत हो मैं हूँ। तो मैं एक बार बड़ी हिम्मत करके कहा कि भाई मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो क्या करेगा तू तो कुछ करेगा ही नहीं, मैं हूं ना। मैंने एक मकान मैंने देखा है, मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, कर, प्रमोटिंग का काम प्रमोटिंग कर, तू कुछ जानता है। तो हम बोले मेरे फादर के तो 9 भाई हैं, हम लोग 50-60 जन हैं, मेरे खानदान में कोई भी मजदूर है ही नहीं है, बिल्डिंग के लाइन से कोई जुड़ा ही हुआ नहीं है। अब मैं पहली मरतबा प्रमोटिंग करने उतर गया। मैं बालू के बारे में नहीं जानता, जो सैंड बोलते हैं उसकी कितनी क्वालिटी है, पत्थर के बारे में जो तो इंसान गाते गाते गवैया बनता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह कोई क्वालिटी में नहीं जानता था, मैं परेशान हो गया। कोई काम तो पहली बार बोले तू कर ले, तेरी मर्जी है, तू कर ले, कोई बिजी रहा तू। तो उससे कुछ दिन पहले का वाकया है, मैं बहुत परेशान था, सोचा मैं कुछ करूं यार। तो रात को 2:30-3 बजे मैं अपने मोहल्ले के रोड पे बैठा था, चाय पी रहा था। कई दिन से परेशान था, सोच रहा मैं क्या करूं यार, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक एक फकीर नजर आया। फकीर? हाँ जी, और बहुत पुराने लिबास में वो था। तो मुझे कुछ समझ में आया, शायद मैं चाय वाय उसको पिलाया, मुझे सही ख्याल नहीं है। तो कहा कि
बाबा मैं बेकार हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बजस्ता कहा कि कितना कमाएगा, कितना चाहिए तेरे को। मेरे मुंह से निकला 4-5 लाख हो जाए बहुत बड़ी बात है। 90s के अंदर हाँ। 4-5 लाख मतलब यार आज के 50 लाख होगा। तो वो कुछ वो टिकट वगैरह होता है जो लॉटरी वगैरह का, तो वो हाथ में लिया हुआ था। उसने कहा ले ये सब तेरे पैसे हैं। हमने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हूँ, ये पागल है। खैर मैंने उनका एहतराम किया, मैंने ले लिया। फिर उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि तुझे पैसे चाहिए। हम बोले हाँ यार बेकार हूँ बहुत दिनों से। तो मुझे कपड़े पहना। मैंने कहा रात को 3 बजे मैं कहाँ कपड़े पहना हूँ यार, कहाँ किस दुकान से लूँ। फिर अचानक मुझे ख्याल आया इसको घर ले जाते हैं। मुझे पीछे से कोई डायरेक्शन दे रहा। वही कहो, अल्लाह से हर बंदा जुड़ा हुआ अब है। बताइए उस हालत में मैं उनको ले गया घर में। मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे फादर सो रहे थे। फादर की आंख खुल गई, उन्होंने देखा भाई किसको लेके आया इतनी रात को। मैंने इशारा किया फादर को, शायद फादर समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब मुझे कपड़ा पहना, तो मेरा जो कपड़ा था लुंगी वगैरह जो हम लोग वहाँ आमतौर पर पहनते हैं, मैंने अपना निकाल कर दिया। मेरा शर्ट मेरा लुंगी वो पहना और अपना कपड़ा मेरे कमरे में फेंक कर चला गया। मैं उसको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये आबिद आदमी है यार, पता नहीं इस कपड़े में इबादत किया। हाँ, इबादत किया हुआ तो इस कपड़े को भी जो एहतराम करना है। तो हमारे यहाँ उसको मचान वगैरह जो घर के ऊपर होता है उसको खोला कहते हैं बंगाली हिसाब से, टाली खोला। मैंने उसके ऊपर फेंक दिया, छत के ऊपर, छप्पर पर। हाँ हाँ उसको फेंक दिया। हाँ फेंक दिया मैंने उसके ऊपर। बरसात वगैरह में गल जाएगा, इसको नीचे तो मैं फेंक नहीं सकता। बहरहाल वो चला गया। कुछ दिन के बाद वो मुझे भाई से कहा, तो भाई ने कहा कि अगर तेरे नज़र में कोई मकान वगैरह है तो कर। खैर मैंने बात किया, एक मकान मिल गया। बहुत मुश्किल से मिलता है, मुझे मिल गया। और पहली दफा किसी ने मेरे पे एतमाद किया, कोई मालिक मकान मेरे पे एतमाद किया, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बनाया, चलो भाई काम शुरू कर दिया मैंने। काम हो गया, अचानक कुछ आपस में लफड़ा हो गया, काम रुक गया, मुकदमा हो गया, केस हो गया। और जीने पे मैं एक दरवाजा लगाया था, उस पर ताला लग गया। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने 2 छत कर दी यार, इतने पैसे लग गए और लोगों के भी पैसे लगे थे। वहाँ हमारे यहाँ मोहल्ले में सिस्टम है, इन्वेस्टर है। हाँ कोई लोग पैसे देते हैं अपने अपने कमरे वगैरह के लिए, जो गरीब लोग हैं आमतौर पे। तो कुछ लोगों ने तो जेवर बेच के पैसा दिया था। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई यार, अगर कोई ऐसा बात हो गया तो क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। पहला ही काम है। हाँ, और एक इज्जत की बात है, मैं अपने मोहल्ले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। मैं बहुत परेशान था, 10-15 दिन बहुत परेशान था। तो फिर अपने ही मोहल्ले में एक लकड़ी की दुकान थी, वो लकड़ी का नोब बनता था, जो ड्रॉज वगैरह टांगा जाता ना, वही बनता था। हाँ वही बनता था। मैं उसके यहाँ बैठा हुआ था बिल्कुल सामने में, और उसी रोड से वही आदमी गुजर रहा उतने दिन के बाद, वही बाबा जो घर। हाँ गुजर रहा, और उसी हालत में गुजर रहा। बोल रहा अबे वही है वो जो कपड़े नहीं, मुझे वो ख्याल नहीं है, लेकिन कपड़े बहुत सीधा थे बहुत। तो पूरे महल्ले को चले। हाँ हाँ हाँ। तो बोला बे मजलूम मिल गया आपको। हाँ बोला बे तू इधर बैठा है, उधर तेरे पेट में छुरी मार रहा, तू इधर बैठा है। वो बोला और चला गया। आपको देख के बोला तेरे पेट में छुरी मारा वो, तू उधर बैठा है, तो उधर छुरी मार रहा, तू उधर बैठा है, बोल के बस सीधे चला गया। समझ में आया नहीं आपको? मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने कहा यार, मेरा एक दोस्त था वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा यार देख ये वही आदमी है जो उसका वाक्य मैंने बताया। तो बोला वो कुछ कोड वर्ड में बोला है, तू समझ अब क्या बोला है। तो मैंने बोला यार इस तरफ इशारा किया, इसी तरफ तो मैं मकान बना रहा हूँ, अब मेरा काम बंद है, पेट में छुरा और एक आदमी से झगड़ा हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि यार अब समझ में आ गई बात। अब वो इतना जोर से गुस्से में बोला और चला गया। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद मेरी कोशिश जरा बढ़ गई। तो एक वहाँ के बहुत मौजूद आदमी थे, वो पार्टी करते थे CPM, उनके रिलेटिव ने ऐसा सब किया था मेरे साथ। तो वो मुझे बुलवाए, अचानक बुलाकर सब लोग बैठे हुए थे, जो जो कमरा वगैरह खरीदे थे वो लोग बैठे थे, मालिक मकान था, मैं था, और जिसे मेरी मामला हो गया था वो था। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे बोलना है। बहुत भारी भरकम शख्सियत थे वो। बोले तुझे बहुत मार मारूंगा। हम बोले यार कोई बात सुने नहीं, ये शुरू कर दिए। हम चुपचाप बैठे हुए। फिर बोले तू किसका बेटा है? हम अपने फादर का नाम बताएं।
मोहम्मद हनीफ। तू मोहम्मद हनीफ का बेटा है? अरे यार वो तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है। अबे तू लोग क्या किया है? तो ऐसा ऐसा बात है। अच्छा, तू तो बहुत शरीफ है। ये पहली बार एक लड़का स्कूल की पढ़ाई छोड़कर एक काम किया है। कोई बेईमानी नहीं कर रहा, शैतानी नहीं कर रहा। तू लोग ऐसा ऐसा इसके साथ किया। कल मुकदमा खत्म होना चाहिए, जाकर केस बस उठा। और परसों से काम नहीं हुआ तो इसे भी पीटूंगा, तुझे भी पीटूंगा। भाई साहब, वो महीनों का मामला 10 मिनट में खत्म कर दिया। ये अल्लाह का करम था ना। रहनुमाई हो गए अल्लाह के। हाँ हाँ, बस वो बोले और वैसा हुआ वाकया। मैंने कहा चलो, अल्लाह का करम है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, रास्ते खोलने वाला बेशक। जी जी जी। तो मेरा काम हो गया। फिर मैंने काम वाम शुरू कर दिया। काम वाम शुरू करने के बाद मेरा काम खत्म हुआ। सब जिसको देना था मैंने दे दिया। तो मैं बहुत परेशान हो गया था 6-7 महीने। मैं घबरा गया था बहुत काम करने। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, दिल्ली वगैरह। तो वो, दिल्ली तू जा रहा तो जा, ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक मामला और है कि एक दिल्ली वाला कमरा लिया फ्लैट, उसने पूरे पैसे नहीं दिए, पैसे बाकी है। और किसी मजबूरी में वो लोग दिल्ली जा रहा है, उसके फादर बीमार हैं। तो उसने तो वादा किया था कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बोल रहा कि नियाज भाई नहीं होंगे अभी, अगर तुम दिल्ली चलो तो वहां मैं दे दूंगा। तो उसने मकान का आधा हिस्सा बेचा हुआ था वहां पे। उसके घर में शादी भी थी, तो लोग वो भी अटेंड कर लेना, तुम आ जाओ। मैं कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं चला गया दिल्ली। 8-10 दिन में रहा। वो लोग आपस में इतना परेशान थे, उसके फादर इतना बीमार थे कि मुझसे कहा नहीं किया। तो मैं फिर सोचा यार करूं क्या। अब वापस वाला वैसे परेशान है, अपन कैसे मांगे? अपन कैसे मांगे। अब वो एक दिन बोला कि देख रहे नियाज भाई, पोजीशन सही नहीं है, क्या करूं, वो इंतजाम भी नहीं हुआ है, पैसे तो हैं लेकिन अगले के पास पड़े हुए हैं, वो दे देगा। तो फादर भी एडमिट हो गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, तुमको घबराने की बात नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं कहीं घूमता हूँ। तो उनके 2-3 दोस्त थे, मेरे से बहुत अच्छा ताल्लुकात हो गया। तो उनके साथ मैं घूमने लगा दिल्ली। फिर मुझे ख्याल आया चलो अजमेर चलते हैं। जबकि कलकत्ते से मैं निकला था तो मैं कभी कोई दरगाह देखा नहीं था, घुमा नहीं था। अच्छा, मैं जानता भी हाँ, मैं जानता भी नहीं था दरगाह क्या होता है। बस है, ठीक है, मज़ार है। कलकत्ते में भी बहुत से मज़ार हैं, लेकिन वाकिफ नहीं था मैं। लेकिन लोगों को सुनता था कि सब जाते हैं दरगाह में, मज़ार पे जाते हैं, अजमेर जाते हैं, गाड़ियाँ जाती है समाने से, बस छूटती है। तो मैंने कहा चलो, अचानक ट्रेन कम थी, बसें ज्यादा चलती थी। तो मेरा ख्याल आया चलो भाई। तो मैं गया दिल्ली। मैं दिल्ली पहुंचा तो सोचा कि बस में गया, टिकट लिया और चलो अजमेर चलते हैं। शाम के वक्त मैंने टिकट लिया ट्रैवल्स वाले से। टिकट लेने के बाद मैं 2 घंटे टाइम था अभी, तो मैं थोड़ा इधर उधर घूम रहा था। वो दिल्ली में आपका वो सरदार लोगों का मंदिर है, वो वहाँ पे गुरुद्वारा, हाँ, उधर मैं घूम रहा था, थोड़ा चाय वाय पी। पूरा वॉकिंग का एरिया है। हाँ, पूरा वॉकिंग का एरिया है। और ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दिल्ली, माहौल अच्छा, जामा मस्जिद वगैरह पास में ही है। तो मैं घूम घाम कर आया। फिर अचानक मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, अजमेर नहीं जाना चाहिए। मुझे घबराहट सी हो रही। बात ये नहीं है कि अजमेर नहीं जाना चाहिए, बात ये है कि इस बस में हमको बैठ के जाना नहीं है। इस बस में नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना है। कोई मुझे पीछे से बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बस में 2 बार चढ़ा, 2 बार उतर गया। मैंने सोचा कोई बहाना करते हैं। ट्रैवल्स वाले के यहाँ गया मैं, यार मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाना नहीं चाहता। क्यों, तूने यार टिकट लिया, अब सारा टाइम खत्म हो गया, मैंने किसी बंदे को टिकट नहीं दिया तेरी जगह पर। तो मैंने कहा कि क्या करूँ, क्या करूँ। तो कहा तेरे को प्रॉब्लम क्या है ये बता, सही बता। मैंने, सीट अच्छी नहीं है। मैंने झूठ बोला उससे। वो अपना ट्रैवल छोड़ के बोला इधर आ जा। बस के अंदर ले गया, बोला तेरे को कौन सी सीट चाहिए। मैं परेशान हो गया यार, अब तो कहानी खत्म हो गई। मैंने कहा बीच वाली एक सीट थी लेफ्ट साइड में, डबल सीट, मैंने वही ले लिया। तो विंडो साइड मैंने नहीं लिया, इस तरफ को लिया। ठीक है। फिर अभी आधे घंटे टाइम थी, फिर बाहर निकल, मैं फिर घूम रहा हूँ। सोच रहा हूँ यार नहीं जाऊँगा, दूसरी दफा जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, आज नहीं जाते हैं। मैं परेशान हो गया। लेकिन वो बंदा बोला नहीं यार जाओ, क्यों घबरा रहा, क्या बात है। तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मैं बैठ गया, बस चली। एक वाकया हो गया अचानक। सर्दी का मौसम था और तकरीबन मेरे ख्याल से जनवरी था। हाँ, सर्दी अभी वक्त साल कौन सा है? बस जो मकान बनाया था 94 में। 94 के अंदर? हाँ, बस उस 6-7 महीने बाद मैं निकला था। दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग थी।
सर्दी सबाब पे थी। यहाँ सर्दी पड़ती है भाई। और दिल्ली से बस निकली रात के 2:30-3 बजे थे। राजस्थान का एरिया था, मुझे वो जगह पता नहीं है बिल्कुल। बॉर्डर एरिया लगता है, हाँ, बहरोड वगैरह लगता हाँ, है, अलवर वो हुआ ये। ट्रेन लाइन क्रॉस कर रही थी हमारी बस, और सर्दी काफी थी। अब मेरे बाजू में लेफ्ट साइड में एक विंडो के पास एक अंग्रेज बैठा हुआ था, वो अमेरिकन था। वो मेरी बात नहीं समझ रहा था, मैं उसकी बात नहीं समझ रहा, बात भी नहीं हो रही थी। तो अचानक 2:30-3 बजे रात को ना, गाड़ी तो छूटी थी 7-8 बजे बस, वो 2:30 से 3 बजे रात को अचानक किसी ने आवाज दी, भागो ट्रेन आ रही है। वो ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ सो रही रहे है। थे आप लोग? हम लोग, हाँ हाँ। मैंने देखा यार इसकी, हमारी बस तो ट्रेन लाइन में फंसी हुई है। हाँ, बोले बस तो रोड पे चलती है, ट्रेन कहाँ से आ रही है? हाँ, वो बस ट्रेन रोड पे कहाँ से आ रही है? हाँ, वो गेट कीपर गेट खोल दिया था, और वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी। वो रेल के जो पटरियां होती है ना, उसमें कहीं टायर वगैरह कुछ फंस गया फंस था, गया हुआ। और ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा था। तो किसी ने कहा भागो ट्रेन आ रही है। तो मैंने लेफ्ट साइड में देखा, मैं लेफ्ट साइड में बैठा था, देखा कि एक इंजन की बहुत बड़ी बत्ती जल रही है। बत्ती जल रही मैं आ रही समझा है बस सामने। ट्रेन करीब आ गई है। मैं 1 सेकंड में फैसला किया कि अगर तू अभी नहीं फैसला करता है तो फिर, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना है हाँ, ऐसे अगर टाइम। फैसला नहीं करता है तो कल तुझे पेपर में पढ़ा जाएगा। तो मैं घबरा गया। अब मैं, ट्रेन आ रही है, मालूम नहीं बड़ी ट्रेन है, इंजन है, हाँ, आपको तो लाइट दिख रही है, अंधेरे में एकदम इतनी बड़ी बत्ती जल रही है, और लोगों ने चिल्ला दिया। अब वो भगदड़ में देखा पूरा पैनिक हो गया तो मैं होगा। बीच में था, और कुछ औरतें भी थी, कश्मीरी औरतें भी थी, और सब लोग थे। वो गेट के यहाँ बिल्कुल बहुत खराब हालत है, गिर रहे पड़ रहे आपस में। तो मैंने देखा कि इधर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, जब तक ट्रेन धक्के मार देगी भाई। तो मैं अपने विंडो से वो अंग्रेज को ऐसे किया, वो पीछे हट गया, क्योंकि वो तो लैंग्वेज किसी का सुन नहीं रहा, समझ ही नहीं नहीं रहा पा रहा है कि हो क्या रहा वो है। क्या रहा। तो मैं देख तो उसको ऐसे सकता था किया, भाई मेरा। वो हटा, और मैं सीधे जंप मार दिया एकदम। ये सुपरमैन हाँ, किसके मार बाहर दिया, खिड़की में से? क्योंकि जान बचाने के लिए जान तो आप बचानी कुछ है भी भाई, कर इसमें सकते हैं। कुछ भी करेगा आदमी। अब मैं कैसे निकला मुझे कुछ पता नहीं। ताकत है ये हाँ, उस टाइम पे। बिल्कुल स्ट्रेट में गिरा, और गिरा तो जानते हैं कहाँ, पटरियों पे गिरा मैं। ओ और बिल्कुल इतने बड़े पत्थर, पत्थर। और सर्दी का मौसम, ओ रात के 3 बज रहे हैं, और गिरा, मुझे होश में नहीं आया। फिर गिर के फिर उठा, और एक झाड़ी की तरफ भागा। सभी भाग रहे थे झाड़ी की तरफ, भाग रहे थे। मैं भी भागा। और 2-4 मिनट हो गए, 5 मिनट, और अंधेरे में उस टाइम मालूम नहीं पड़ा कितनी चोट है, गर्म कितनी गर्म छोटे, भाग कुछ गए नहीं, आप। भाग गए। 2-5-10 मिनट हो गए यार, ट्रेन नहीं आ रही है, बस तो फंसी हुई है। ड्राइवर किसी तरह से खींच के निकाला, बस निकल गया। ट्रेन तो नहीं आई। अब लोग आहिस्ते आहिस्ते झाड़ियों से निकल रहे हैं, भाई कहाँ है ट्रेन, ट्रेन कहाँ है? ट्रेन कहाँ है? पब्लिक देख रही है कि बस उड़ने वाली है, हाँ, ट्रेन से धमाका वो होने वाला बत्ती है। तो जल रही है या ट्रेन आ नहीं रही, पता चला कोई इंजन रुका हुआ है सामने, बत्ती जल रही है। अब पता नहीं वो हम लोग को देख के रोक दिया था, रोक क्या दिया हुआ होगा। ये वाकया आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत करीब में रुकी हुई था, क्योंकि 100 फीट के फासले पे रुकी। ओनली इंजन था खाली। हाँ, तो इंजन था ऐसे तो ही रुक इंजन गया ही होगा। देखे हम लोग, पीछे क्या ट्रेन थी मुझे नहीं समझ में आया, रात काफी थी ना। रात काफी। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना गेट कीपर आया, बोले यार तुम लोग खामखा भागते हो, ऐसा है वैसा है, क्या जरूरत है भागने की, ट्रेन नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है। लोगों ने दौड़ाया, और ऐसी ऐसी गालियां दी कि तू गेट खोल के तू कहाँ था, तू तो गेट खोल दिया था, तो वहां पे होना चाहिए, या तो गेट बंद होना चाहिए। ट्रेन अगर आ रही है या इंजन रुकी हुई है पास में, तो गेट खुला नहीं रहेगा। क्या तो रेलवे फाटक बंद नहीं था? फाटक बंद नहीं था। खुला हुआ था। हाँ, आप क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, और गेट कीपर था भी नहीं। वो जब पूरा मामला हो गया तब आया, लोगों ने पत्थर लेके वो दौड़ाया, वो गालियां थी, पता नहीं वो देर में कहाँ भागा, पता ही नहीं चला। हम लोग बहुत खोजे, 20 मिनट, वो गायब हो गया कहीं। खैर बस क्रॉस की, हम लोग चले आए, बाहर निकले, एक होटल की तरफ बैठे। तो मेरा ये हाल था अजहर भाई कि मेरा ये फूटा हुआ था, ये फट गया था, ये यहाँ से खून बह रहा था, ये फट गया था, ये मेरा पैंट का ये कपड़ा यहाँ से खत्म हो गया था, पटरियों पे जो गिरा था मैं, काफी खून बह रहा था। तो आगे होटल में रुका, और वो सरदार थे, दारू वारू पी रहे थे। तो मैंने कहा यार सरदार जी, आज तो बहुत मुश्किल से हम लोग बच गए। बोल रहा है यार उसी गम में तो और पी रहा हूँ। बोले यार हम तो तौबा तिल्ला करे, अल्लाह से गुनाह माफ करवा रहे, तू और 2 पी लेती ले। वो होटल में बैठ के मैं वहां से भाग गया। मैंने कहा यार बैंडेड वगैरह कहाँ मिलेगा, बोलो वो सामने दुकान है, देख ले शायद मिल जाए। मैं गया हुआ, 8 या 10 था बैंडेड, मैंने सारे ले लिए, सारे ले लिए, जो लगा सका। 1-2 आदमी ने मुझे हेल्प किया भी किया, और बोला कि यार सबसे ज्यादा जख्मी तुम हुए हो, तुम्हारा बहुत खून निकल रहा। खैर चलो अजमेर चल के कुछ करते हैं। खैर वहां तक गए हम लोग, तब तक बहुत खून जम गया था, लोगों ने बर्फ वगैरह भी लगाया था। मैंने रात को जो भी हेल्प हो सका होटल में मेरे साथ हुआ, चले गए। वहां जाने के बाद मैं अजमेर गया,
अजमेर मेरी बहन ने एक कार्ड दिया था, वो कार्ड लेकर हम गए कि वली मंजिल कौन सी जगह है। मुझे पता नहीं, मैं कभी अजमेर आया नहीं, लोगों ने मुझे गाइड किया, मैं गया। वहाँ आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई, तो वो अपना कार्ड देके बोले कि कलकत्ते से आ रहे हो। मैंने कहा हाँ। किसने दिया? बोले, मेरी बहन है सूफिया। बोले, हाँ उनको तो मैं पहचानता हूँ, उनके भाई हो और तुम्हारा चेहरा भी मिल रहा। ठीक है ठीक है। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज्यादा लंगड़ा नहीं रहा था, डिस्टर्ब नहीं था, बस किसी तरह बर्दाश्त करके चल रहा था। उनको रात रात के बाद हाँ, उनको पता नहीं होने दिया। होता क्या है मसला, वो स्किन आपकी नया कुरन बनेगा, सूख बनेगी, जख्म सूखेगा, सूखेगा, 2 दिन 3 दिन बाद तकलीफ होती है, तकलीफ बढ़ती है। तो मैं आपके फादर को भी मैं नहीं बताया, उन्होंने रूम दिया, मैं चला गया अंदर। जाकर देखा मेरी हालत में, कपड़े उपड़े बदला, मैंने क्या है, किसको दिखाऊं मैं ये हालत। और अगर घर में मेरी ये तस्वीर जाती है तो सारे घबरा जाएंगे। मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता था। अब मैं बहुत परेशान हूं। उस टाइम ना सोशल मीडिया, खाली कुछ एसटीडी है, जो भी बस शायद किसी किसी गली हाँ हाँ, उसमें फोन पे बात कर लो आप, बस एसटीडी। तो उस वक्त पहली मतलब मोटोरोला का फोन आया हुआ था, हाँ, बड़ा स्टार्टिंग वाला। मोटरोला आया था एकदम। वो 16 रुपया आउटगोइंग था, आउटगोइंग था, और 25 रुपए आउटगोइंग, ऐसी 16 कुछ रुपए था। इनकमिंग। तो वो मोबाइल मेरे हाथ में था, समझ गए। लेकिन मैंने फोन नहीं किया, फोन नहीं। डर से। मैं उस कमरे में था, 2-3 दिन हो गया, और मेरा सेहत बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था। मैं खाना वाना जो खा रहा था, आराम कर रहा था, मेरा सेहत बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, लेकिन जख्मी बहुत था। अब लोग मुझे देख के ये नहीं सोच पा रहे कि ये इतना इंजर्ड है। तो बांग्लादेशी लोग आए फिर मेरे अपने कमरे, घर में वहीं पे। हाँ वहीं पे। तो बांग्लादेशी लोग आए, तो आपके फादर ने कहा कि भाई वो अकेला बंदा है, तुम लोग भी इसमें एडजस्ट हो जाओ। बोला एडजस्ट हो गए। तो देखे रात को 8-9 बजे रात को लोग अनार खा रहे हैं, कोई एप्पल खा रहा। मैंने कहा यार ये लोग कहाँ से आ गए। तो देखा आपस में बंगाली बोल रहे हैं। तो बोले ठीक है भाई, बांग्लादेश में अनार वनार होता नहीं, खा ले भाई। मैंने कहा यार तुम लोग इतनी रात को ये सब खा रहा था। बोले क्या करूँ, पहली बार बंगाली भाषा में बोल रहे थे। मैं कलकत्ता का हूँ, मैं बेहतरीन समझ रहा हूँ। चलो ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे दिन तीसरे दिन उन लोग के साथ निकला। वो लोग खुद बोले कि भाई साहब आप कहीं जा नहीं रहे। तो हमने कहा यार ये वाकया। वो लोग दंग हो गए, यार तुम बता नहीं रहे, 2 दिन से हम लोग के साथ हो, चुप से बैठे हो, खाना वाना खा रहे हो, आराम कर रहे हो। यार तो ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर का। बोले डॉक्टर के मत ले जाओ, ठीक है बस देखते हैं, फ्री हो जाएंगे, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। बहरहाल वो लोग फिर हमको ले गए दरगाह की तरफ, चलो घूम लो, थोड़ा बहुत घुमाते हैं, हमारे साथ रहोगे, तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। हम गए, चलो। अब तो समझ लीजिए इस इंजर्ड हालत में थे हम। धीरे धीरे लंगड़ाते हाँ, पहुंचे आप। अभी और तकलीफ होना शुरू हो गई होगी, हाँ, 2 दिन 3 दिन। और कोई भी सामान वगैरह मंगाते थे पैसे वैसे से, तो ये था कि 2 दिन के अंदर बस दिल्ली रिटर्न जाना है, वहां से पैसे मिलेंगे, चल जाएंगे। और अगर आप घर पे बैठे तो ज्यादा खर्च होगा। वही हुआ मेरे साथ। मुझे अंदाजा था नहीं कुछ, पहली बार है ना आपका? पहली बार कुछ अंदाजा नहीं। सफर का अंदाजा नहीं। तो 2 नंबर गेट के यहाँ मैं खड़ा था, वो बांग्लादेशी लोग भी थे, वो हमको ऐसे यू करके ले गए थे पकड़ के। तो बोले कि जरा आप बात कर दो बंगाली में, मुझे कुछ पत्थर वगैरह लेना है। अच्छा, वो आप ट्रांसलेट कर दो हिंदी में हाँ, उसको। तो वो मोती वगैरह वो टाइगर पत्थर ले रहे थे, तो वो कुछ महंगा बोल रहा था, तो मैं उसको समझा रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे कम दाम में लो, ये हमारे भाई है, ऐसे वैसे। ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो मेरा एक ट्रांसलेटर मिल गया है। तो फिर बोले कि आप भी कुछ ले लो। मैं कुछ नहीं लूंगा, और मेरे पास तकरीबन पैसे खत्म हो गए, 40-50 रुपया हैं। तो मैं एक टाइगर पत्थर लिया, उसके 30 रुपये कुछ लिया, उस वक्त की बात है। मैंने वो भी दे दिया, 10-20 रुपया और बच गए करे। पूरी पूंजी मेरे 10-20 रुपये बच। ये खाली। अब मैं सोच रहा हूँ किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। क्या बोल रहे? अजमेर भी पहली बार आए हो? हाँ, जिसको बोलेंगे सब परेशान हो जाएगा। अब अचानक ना वो 2 नंबर गेट के पास देखिएगा, छोटे छोटे पत्थरों की दुकान है, छोटी छोटी। तो मैं उन लोग ले रहे थे तो हम भी ले रहे थे। तो अचानक मेरा यूं किसी से बात की तो ऐसे मुंह गया मेरा, जैसे मेरा चेहरा घुमा, वो 2 नंबर गेट पर नजर आया, सरकार का दरगाह शरीफ का। और जो वहीं पर मेरी बस मैं ये बता रहा हूँ कि वहीं पर मेरा निगाह रुक गया। और बरजस्ता में, कर लिया। हाँ बरजस्ता में पूरी वो होती है ना इंसान की रूह से जो निकलता है, दिल से निकलती है। जी जी, मैं बरजस्ता, मेरे मुंह से निकला, अगर भाई मैं क्या बोलूं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने कहा कि क्या खाजा बाबा, एक शिकायत के लहजे में कहा
कि पहली बार बुलाया, पैर फूट गया, सर फूट गया, पूरा खून हो गया, चल नहीं पा रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए, कौन सी गलती हो गई मेरे से। बस ये जहन के अंदर मैं बोला, बाखुदा बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। अब वो 1 मिनट भी नहीं लगा ये बात, सेकंड भी नहीं लगा होगा, नहीं लगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब मेरी जो अंदर से बोल रहा हूँ, जो मेरी बात खत्म हो रही, तो देख रहा हूँ मेरे मोहल्ले का एक दबंग आदमी मेरे सामने खड़ा है। यूं लग रहा है कि जैसे मैंने उसको देख के बोला है, मैं बाखुदा मैं उसे देखा नहीं था, उस टाइम नजर नहीं मिली। नहीं, बस वो मेरी बात खत्म हो गई और वो सामने आया, मैं यूं पकड़ लिया उसको, मेरे आंखों में आंसू आ गए और वो भी घबरा गया होगा, वो भी घबरा गया। ये कौन आ गया एकदम ये अजमेर अनजान शहर में, कौन हाँ, चिपक रहा है। तो वो देख रहा कि बड़ा जूनियर लड़का, बच्चा लड़का कहाँ है। अब मेरी 22-24 साल की एज होगी मेरे उस टाइम में। तो मैंने उसको कहा कि अब हमारे मोहल्ले के वो सब दबंग थे अपने जमाने के, आपस में लड़ते भिड़ते थे, बहुत भारी भरकम थे, तो कई ग्रुप था इन लोगों का। हम लोग इनके वाकयात फुर्सत में बैठ के बात करते हैं, वो बहुत डेंजर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो वो हम लोग जो पार्क वगैरह में फुटबॉल खेलते थे ना, कभी कभी वो लोग आ जाते थे और हम लोगों को बच्चा समझकर बोलते थे, "ए, तू बैठ, थोड़ा हम खेल लें", और उसके बाद खेल के चले जाते थे। वो लोग जवान थे जवान उस टाइम। वो लोग। तो हमने उनको वाकया बताया कि आप कभी कभी आते थे ऐसा ऐसा। तो मैं पहचान गया तो लोग को, तो वो बच्चा लगा था, तेरे को हुआ क्या ये बता। ये बता, उसने भी देखा होगा सर पे बैंडेज वैंडेज लगी क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा, ऐसी ऐसी बात है, मैं आ रहा था, ये वाकया हो गया। तो अरे, तो क्या करना है बोल तुझे। तो उसने 500 का नोट पहले निकाला और मुझे मेरे पॉकेट में रखा, मुझे और चाहिए कुछ। उस टाइम 500 का नोट समझ लो 5-10 हजार तो मान के चलो, जी 30 साल होगा जी जी। आराम से, इतने तो मान के चलो भाई आप। बोला और कुछ चाहिए तेरे को। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो चल मेरे साथ, मेरा तो बस चलता है और मैं ड्राइवर भी हूँ, गाड़ी लेके आया हूँ और मैं अजमेर टू कलकत्ता तो मेरा चलते ही रहता है, तू मेरे साथ चल। कलकत्ता घर चल। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे दिल्ली जाना है वापस, वहाँ मेरे पैसे वैसे बकाया हैं, मैं लेके जाऊंगा, और ये वाकया घर पे जाइएगा तो बोलिएगा नहीं किसी को। तो बोले ठीक है, खाना वाना कहाँ खा रहा है, कहाँ रहा। तो मैंने कहा बस वो सब जगह सब ठीक है। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर चलना है तो चल। तो नहीं मैं, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा, 500 रुपये काफ़ी है, मैं कल परसों निकल लूंगा ट्रेन पकड़ के दिल्ली। भाई साहब वो 1 घंटे के बाद फिर चला आया, मुझे ढूंढता हुआ, मार्केट में ही मिल गया वहीं पे। बोला सुन, तेरे को जानी है, मेरे साथ जाना। वो दबंग वाली अल्फाज उसने बोलना शुरू किया, बहुत मारूंगा, तू चल मेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू अकेला मुझे तना नहीं छोड़ सकता इस हालत में। बोले भाई साहब छोड़ दीजिए, मुझे दिल्ली जाना है, ऐसा ऐसा है। बहुत समझाया, वो चले गए। तीसरी दफा फिर आ गए, बोले तुम ठहरा कहाँ है, पहले ये बताओ, जगह बता। मैं ले गया उनको। उसी वक्त इत्तेफाक से मेरा जो खाने का टाइम था, वो खाना वाना जो आया, तो देख जाकर बोले यार बड़ा मस्त जगह तू ठहरा है। अच्छा खाना आया हुआ हाँ, पूरा। बोला तू तो। यहाँ पर मैं एक जगह चीज बताऊं भाई, खान का ही निजाम जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है कई खुद्दाम हज़रात के घर में, खाना पीना सब खाजी साहब का, ये हमारी कोई औकात नहीं, सब उनका है, उनके मेहमान है, हम खिदमत नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक सिस्टम चलता है खान का ही निजाम, खाना पीना रहना सब वहां पर में है इंतजाम, कोई वहाँ डिमांड नहीं करता, जो आदमी खुशी से अपना नजराना देखी जाता है गरीब नवाज के नाम का, वो कबूल होता। तो वही सिस्टम के बारे में भाई बता, और अच्छे से अच्छा हाजी साहब का दस्तरखान यार वो तो अच्छे से अच्छे माशाल्लाह पेश किया जाए। जी जी। तो 4-5 दिन हो गए थे मुझे ठहरे हुए। आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि मैं पर डे 2 kg बढ़ रहा था, मेरा पैंट वैंट छोटा हो गया था भाई साहब, और चेहरे पे बिल्कुल लाली आ जाएगी। तो बोल रहा कि यार तू खा क्या रहा बे, तू तो बिल्कुल चेंज हो गया है, तेरा चेहरा तो बिल्कुल सुर्ख हो गया। सही बता, कुछ लगाया। मैं आज तक कुछ नहीं लगाया। बोला यार यहीं तो रह ले, बहुत अच्छा जगह है। हाँ, रह ले। तेरा सूट कर रहा है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का खाना पीना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा तेरा इंतजाम है। तो छोटा मोटा 3 स्टार खोल के बैठा हुआ है। तो मैं तो घबराया कि पता नहीं तू क्या खा रहा नहीं खा रहा। मैंने नहीं, अल्लाह का करम है, मेरी बहन ने एड्रेस दिया था, मैं इनके पास आया हूँ, बहुत अच्छा। मैंने ये वाकया जो मेरे साथ हुआ इनको बताया नहीं है, मैंने हजरत को नहीं बताया। मेरे वाली सबको अभी तक पता नहीं है वाकया। वो तुझे बताना चाहिए था। नहीं मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता रहा, मैं रूम में ही पढ़ा रहा हूँ, और बांग्लादेशी लोग जो आए हैं ये मेरा कॉपरेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपके वालिद साहब को नहीं बताया था, तो वो बोले कि यार तुमको बताना चाहिए था, तो किसी तरह तुमको पता चल गया। तो बोले यार न्याज तुमने बताया क्यों नहीं, तुम इतना परेशान हो। फिर वो जो थे मेरे साथ, वो बोले कि ठीक है आप जाइए, आप बेफिक्र रहिए,
ये लड़का मेरे हवाले है और इसको कोई परेशानी नहीं होगी, इसको जो भी चाहिए हम पहली बार में ये सब कुछ इतना हाँ कुछ हाँ प्रोत्साहन मिला सरकार का हाँ आपको, अगर इतना आपको मतलब जो जो भी चाहिए मिलेगा हाँ इंशाल्लाह। मिलेगा यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं, मेरे घर के तरह है। और इसकी बहन को मैं जानता हूँ, वो बहुत, मैं मानता हूँ उसको, वो मेरी छोटी बहन की तरह है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसको, और उसी का भाई ही है। लेकिन ये वाकया बताया नहीं, अपने कमरे में है तो मैं क्या करूँ, और बहुत से लोग आने जा रहे हैं। तो क्या चाहिए तुमको, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ठीक है। तो ठीक है तुम, मैं एक जगह बता रहा हूँ, डॉक्टर हसन साहब थे। हसन मास्टर साहब कहते हैं, हाँ, घर के हाँ पास में ही। डॉक्टर हसन साहब थे। तो उन्होंने किसी के जरिए मुझे भेजा वहाँ, मैं तो जानता नहीं जी। अजमेर में कहाँ है वो। तो मैं गया उनके साथ, और ये बंदा चला गया, ये कलकत्ता चले गए, और बहुत समझाया हमको, कोशिश बहुत की है कि देखो साथ हम लेके जाने हम की लोग गाड़ी में जाते हैं तो हम लोगों का खाना वाना भी नहीं लगता है, तो मेरे ऊपर बोझ बोझ नहीं है, नहीं, वो हम भी लोगों हेल्प का। करने की नीयत से हाँ, पूरी कर रहा था, और कोशिश आपकी वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह, जबकि सिर्फ वो मेरे मोहल्ले का एक मोहल्ले आदमी का। है। और, और वो दबंग वाली बात उनके अंदर आ गई, नहीं देखो जाएगा तो। गरीब नवाज ने कैसे कहानी घुमाई, हाँ यहाँ तुमने मदद के लिए हाजिर बाबा को पुकारा, तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वसीले से, हाँ सब वसीले से ही बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल कोई ना बिल्कुल। कोई वसीले और से उसके हेल्प आ रहा बाद उनके अंदर जो मोहब्बत मैंने देखा हमें ले जाने के लिए, इधर आपके वालिद जो थे वो बोले कि ठीक है, अब यहाँ पर कोई है, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं, मैं देखता तुम्हारी हूँ। मर्जी है, हाँ रुको तो रुको, जाओ हाँ तो जाओ, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने आप तुमको ठीक करके भेजाएगा मेरे हाँ वालिद हाँ साहब। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह का करम था। तो इनको अब उन्होंने जब समझाया तो इनको पूरी तसल्ली हो गई, ये तसल्ली हो गई, बोले चले गए ठीक है, ये कलकत्ता। अपना बस लेके चले गए। तो जाते जाते मैंने उनको एक किताब दिया, बोले कि ले जाइए, मेरे घर दे दीजिएगा, ये वाकया मत बताइएगा कि मैं इतना इंजर्ड हूँ, इतना एक्सीडेंट हुआ ब्लड है या आया कुछ। हुआ है, मेरे चारों तरफ खून जमे हुए हैं, और मैं चल फिर नहीं रहा हूँ, मेरे लोग घबरा जाएंगे घर के। मेरी वालदा को ये किताब दे देना, उर्दू की एक किताब है, मैं खरीदा था वहाँ शायद अजमेर से ही कहीं लिया था। तो वो उर्दू नहीं जानते थे, तो मैंने उर्दू में लिख दिया था कि अम्मा ये मैंने 500 रुपये इनसे लिए कोई ज़रूरी काम से, आप दे देना इनको। तो मेरे अच्छा, वाल आपने उर्दू में लिखा, उनको मालूम नहीं, नहीं, उनको तो उर्दू उन्होंने आती नहीं है। कहा कि मैं न्याज से मिला था, मैं गया था अजमेर, तो ये है। तो मेरी अम्मा कहीं कि बैठो चाय पानी पियो, नहीं मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ये एक किताब दिया इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, किताब देने के लिए, मैं फिर कभी इत्मीनान से आऊँगा। तो मेरी बहन ने वो किताब देखी, तो भाई किताब की आदत है, कोई भी देखता है तो एक पेज उठा उलाटता है, देखी तो उर्दू में लिखा हुआ था कि मैंने इनसे 500 रुपये लिया है, इनको दे देना। और मेरी बहन फौरन घर में गई और उनको पैसा ला के दी। बोले पैसा तू क्यों दे रही है, बोले भाई ने लिखा है इसमें तुम 500 रुपया लिया। बोला बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बताओ मिलेगा तब बताऊंगा उसको। हैं? वो पैसा मुझे रिटर्न कर रहा। देखिए उसमें भी उसकी एक मोहब्बत है, थोड़ी सी नाराजगी हुई उससे, नाराजगी। लेकिन वो उसमें एक मोहब्बत छिपा हुआ था। तो मैंने कहा कि देखो कोई जरूरत पड़ा होगा आपसे ले लिया होगा, आप भी मेरे बेटे की तरह हो, तो रख लो इसको, कोई बात नहीं है। हाँ, अल्लाह का करम, उसके पास पैसे की कमी भी नहीं है। तो लेकिन वाकया उन्होंने नहीं बताया माँ को। क्या हुआ तुम्हारे माँ साथ? पूछ रही थी कि क्या बात है, अरे नहीं सब ठीक है, बस यूं ही उन्होंने कहा कि 500 दे दिए, आपने दे दिया, मैंने बताना नहीं चाहता, लेकिन वो लिख दिया तो मुझे लेना पड़ा, ठीक है। वो चले गए। उसके बाद आपके वालिद साहब हमको एक डॉक्टर के हसन पास मास्टर साहब के वो हाँ डॉक्टर भेज थे। दिए, भेज दिए वहां पर गए। तो अब हम लोग जो कलकत्ते गए, हम लोग तो आधे बंगाली हैं, भाई जन्म तो वहीं हो गया, फादर की भले यूपी में जन्म हुआ, कलकत्ते में तो जन्म हुआ, तो कुछ तो बंगाली वाला लहजा आएगा ही। तो हमने डॉक्टर हसन के पास गया, मुझे नहीं मालूम वो इतने हार्ड है, हालांकि बड़े खूबसूरत थे, ऐसे वजन बहुत अच्छा खासा था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप मैं ऐसे ऐसे इंजर्ड हो गया, और मेरा खून जम गया, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत चल परेशान नहीं हूँ। पा रहा, प्रॉब्लम हाँ हो मैं गई। एकदम हट, मैंने एक दो कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, ब्रेक पाउडर लगा दीजिए, और ये क्या उसको बोला जाता है उस, स्पिरिट। हाँ स्प्रिट से आप इसको सफा कर दीजिए। वो मुझे यूं देख रहे हैं। अब मेरी जब पूरी बात खत्म हो गई, बोले उठ, उठ यहाँ से उठ जा। जा। मैं घबरा गया, डॉक्टर साहब गलती हो गई। मैं मैं नहीं समझ आप इतना हार्ड हो, तू डॉक्टर है मैं डॉक्टर हूँ, तू मुझे बता रहा। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है, मैं तो कलकत्ते वाला बुद्धि कर ये नाराज हो गए। कलकत्ते वाले आधे डॉक्टर होते। आधे डॉक्टर होते हैं हम लोग। तो वो नाराज हो गए। खैर मैंने किसी तरह से उनको समझाया, हाथ पैर जोड़ा, फिर वो खामोश हो गए, बोले आराम से रहे, मैं देख रहा हूँ। वो मेरा सफाई वफाई किए, दवा ववा लगाए। फिर उनका कुछ पता नहीं उनको क्या समझ में आया, घर से चाय मंगाया, ऊपर अपने मकान से चाय मंगाया,
और मुझे चाय पिलाई। बोले, अभी ठीक हो? हाँ। ठीक है, जाओ कल 1-2 दिन बाद फिर आना, 2-3 बार तुम्हें देखना पड़ेगा। 2-3 दिन कंटिन्यू गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पैसे कितने हुए, आप काम करते जा रहे, कुछ पैसे ले दे नहीं लो। रहे, डेली कुछ पैसे नहीं ले रहे। नहीं, पैसे ले लूंगा, घबरा क्यों रहा? अरे ठीक तो हो जा, तू जाएगा कहाँ? भाग के भी तो नहीं जा पाएगा। बाकी भी क्या पाएगा? तू जा, पैसे वैसे है ना तेरे पास? हम बोले हाँ डॉक्टर साहब सब ठीक है, बस ठीक है तू जा। 4-5 दिन में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि अब वो मेरा इंतजार कर रहे थे, वो कब आएगा? वो कब आएगा। ड्रेसिंग करनी है। हाँ, फिर 2-4 बात करते थे, कलकत्ते के वाकयात पूछते थे। और मैंने कहा कि आप कलकत्ते जरूर आइए। तो बोले इंशाल्लाह बेटा दुआ करो, मैं आऊँगा। तो मेरी भी ख्वाहिश है कलकत्ते जाने। खैर किसी तरह से वो सब ठीक ठाक हो गया। तो मैंने आखिर दिन कहा कि डॉक्टर साहब ये, बोले क्या है? तो ये पैसे जो आपने, बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बच्चा लगा है। मैं उस दिन कुछ नाराज हो गया तो डॉक्टरी कर रहा था मेरे सामने। मैं ऐसा नहीं हूँ, तू बेफिक्र रहा, तुझे भी कुछ चाहिए तो बोल। बोले नहीं, वो हमारे यहाँ वो हजरत है ना, मैं वली मंजिल में ठहरा हूँ। बोला वो तो पता है, उन्हीं के लोग ने यहाँ तक लाया है, मैं जानता हूँ, ठीक है तू चिंता मत कर। फिर मैं चला गया वहाँ, वहाँ पे जाके ठहर गया। तब तक 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन में थोड़ा मैं ठीक हुआ। तो ये बंगाली लोग के साथ जो मैं था, ये लोग बोले कि भाई साहब आप 3-4 दिन हमारे साथ रहे, इतना परेशान थे, ब्लड जमा होता। आप पूरा बात बताए ना? बोले चोट, थोड़ा बहुत चोट लगा है। हाँ। यहाँ हम लोगों ने देखा लगा है, और नई नई ताल्लुकात है आपसे, तो हम लोगों ने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा इंजोर्ड है, बोलना चाहिए। और जब मैं उसको बोला, उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, 500 रुपये दिया, तो ये बांग्लादेशी बोले कि आपने 4-5 दिन में बताया नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, हम लोग के पास तो है। हम लोग के पास मतलब तुम लोग बांग्लादेश के हो, क्या बोलो? क्या बोलो? मैं अपने लोगों से बोलूँ? बोले यार बड़े गजब के आदमी हो यार, तुम कुछ बताते नहीं हो, हमारे साथ मार्केटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बोले चलो ठीक है। तो हम लोग गए दूसरे दिन। फिर जब ताल्लुकात अच्छे हो गए बांग्लादेशियों के, ये लोग अंदर लेकर गए, दरगाह के अंदर। दरगाह में अभी मेरी हाजिरी नहीं हुई है, फूल वगैरह लेके मैं नहीं गया हूँ। वो लोग फूल वगैरह अपने लेके जा रहे हैं, हम थोड़ा दूर। इंजर्ड हो ना आप? हम इंजर्ड भीड़ भाड़ है, हाँ। उससे बचना है आपको भी तो। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हम गुस्ल किए, खूब अच्छा से ढंग से गुस्ल किए। मैं जब भी गेट पे जाता था, 1-2 बार फूल लेके जाने की कोशिश की। पता नहीं मुझे कोई ऐसा लगता था अजहर भाई, मैं क्या बताऊं, कि जैसे मुझे कोई दरगाह से आखिरी टाइम में साइड कर दे रहा, बहुत प्यार से। मेरे हाथ में फूल है, मैं साइड हो गया, मैं नहीं जाता था। नहीं, बगैर फूल का मैं खड़ा होता था कि जाऊंगा अंदर, फिर चला जाता था। 3-4 दिन ऐसा हुआ। मैंने आखिर दिन में फूल लिया, मैं फूल लेके जाऊंगा। बांग्लादेशी वगैरह सब हमारे सामने थे, वो लोग चले गए, फूल वगैरह देकर अपना हाजिरी दे दी। मेरा टाइम इतना कम था कि मैं फूल दिया, मेरी हाजिरी नहीं लगी, फूल कबूल हो गया मेरा। ये सच वाक्य बता रहा हूँ यार। मैं लास्ट आदमी था, मैं ही था, मुझे रोक दिया गया, मेरा फूल चला गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा आज फूल कबूल हो गया, तू बाहर रहा। तू कबूल नहीं, अभी हाँ, तेरे को वक्त है। वक्त है, ये मेरे जहन में आया। तो मैं कमी तलाश किया, कमी क्या है। तो शायद मैं ढंग से गुस्ल नहीं किया था। हमारी पहली हाजिरी है, सरकार सब हाँ। देखते हैं भाई, निजाम वो चलाते हैं किसको कैसे बुलाना है। और खून जब आकर जमा हो रास्ते में, कपड़े वगैरह में, या कहीं घुटने में, तो आपका तो खून ठीक नहीं होगा ना, ठीक वो तो नापाक रहेगा। गुस्ल करके पूरा हाँ, साफ होएगा। तो गुस्ल वुसल करके गए, थोड़ा चलने लगे थे। अब मैं फूल लेकर गया, मैं मास्टर साहब ने अच्छे से इतना तैयार कर हाँ दिया। हाँ 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 हाँ, अल्लाह का करम था। मैं फूल लेके ऐसे गया जैसे लग रहा कि मैं बिल्कुल एकदम फ्री हूँ आज। जब मैं गुस्ल किया, उस दिन की बात मैं कह रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आराम से चला गया, मुझे कोई भी झिझक परेशानी नहीं हुई। उससे पहले भी किसी ने मुझे मना नहीं करा, लेकिन मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और उस दिन जाकर देखिए मेरा रोआ खड़ा हो गया, मैं जो सच बोल रहा हूँ। तो मैं अंदर चला गया, खैर मेरी हाजिरी लगी, मैं वापस आया। बैठ के मैं सोच रहा था यार इतना लंबा वाकया हुआ, कैसे 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 वाकया। उसके बाद मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ आपके वालिद साहब को। आपके वालिद साहब ने कहा तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है? मैं नहीं नहीं ला। और फिर मेरा 8 या 10-12 दिन हम रह गए थे। तो उन्होंने फिर, मेरा एक अटैची था हाथ में, उन्होंने अटैची हाथ से मेरा ले लिया। तुम पहली दफ़ा ले लिया तो मैं ठीक देखा हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जा रहे हो? हाँ, अब 3 दिन मेरे तरफ से रहना तुमको।
वो अटैची लेके सीधे रख दिया और मेरी तरफ अब देख नहीं रहा है। बोले 3 दिन मेरे तरफ से तुमको रहना है। मैं 3 दिन और रह गया। वो सब सरकार का और हुक्म है, इशारे हैं, हाँ, सीना पे अच्छा इत्तेफाक से वो चले आए जब मैं निकल रहा था तो। निकलते निकलते अब्बा हाँ, हमारे आ गए सामने आ गए, जा रहे हो ना? हाँ मैं जा रहा हूँ। और बांग्लादेशी वगैरह तो वो लोग भी जा रहे थे। तो हमने कहा कि वो जो आप लोगों का जो लिखने उखने का जो होता है, तो हम लोग हाँ अपना उनको नियाज कर रहे थे हाँ लोग। नाम वाम लिखा रहे थे। तो वो देख लिए, बोले, तुम जा रहे हो? तो हाँ सब जा रहे हैं बांग्लादेशी वगैरह, तो हम लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, अटैची करा लिए, बोले वहाँ रख के, बोले तुम अभी 3 दिन रहो। मैं कहा भाई मुझे कुछ यहाँ का इल्म है नहीं, और हजरत इतने प्यार से बोल रहे हैं, मैं रह गया। आप यकीन मानिए, मैं बाखुदा ईमानदारी कह रहा हूँ कि जब मैं घर में पहुंचा, दिल्ली से जैकेट वगैरह लिया था मैं, जैकेट वगैरह पहन के गया, मेरी माँ को पहचानने में 3 मिनट लगा। ये पूरा कौन लुक चेंज। कौन बंदा घर के अंदर आके खड़ा हो गया है, जूता वूता पहना हुआ है, यूं देख रही है। मेरी आवाज से मेरी माँ ने मुझे पहचाना। बोला तू तो पूरा चेंज हो गया रे, तू क्या अफगानिस्तान गया था? ये ख्वाजा की नमक का कमाल है बाबा, खुदा कह रहा हूं, हकीकत में। पूरा चेहरा। और एक मेरा दोस्त था वहां पे, वो मेरे घर के नीचे होटल है, तो वो जब देखा तो बोला यार, सभी टोक रहे हैं, सभी टोक रहे हैं। एक ने कहा नहीं तू कुछ तो लगाया है मुंह में। तो वो गिलास, होटल के गिलास से पानी लेके मेरा मुंह में और रगड़ा, यूं यूं रगड़ के देखा। बोला नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल है। ये हाल था मेरा वहां पे। मैं बीमार था, इंजॉयड था, परेशान था, लेकिन लेकिन जब ख्वाजा आया, जी के पास से तुम, जब मैं आया तुम्हारी तो सब वो पूरी ईमानदारी जिंदगी में उतना डेवलप नहीं हुआ था जो उस दिन में डेवलप था। और मेरी माँ बार बार पूछी तू क्या खा रहा था और ठहरा कहाँ था? मैं नहीं बताया वाकया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। माँ तो घबरा जाती। अब बताइए, आदमी बीमार होने के बाद, इंजर्ड होने के बाद, तो और दुबला पतला हो और जाता है और दुबला टेंशन पतला हो है, गया, उसकी रंग बदल। तंदुरुस्ती हो गई अब माशाल्लाह। मेरा तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब मेरा तमाम पैंट छोटा हो गया था, 2-3 पैंट था, यूं टान के ऐसे चलता था मैं। और उसको पैजामा वगैरह हम पहनते नहीं थे, पहन लेकर गए थे। अब बोले यार मर जाएंगे यार, बहुत ये भी चाहता। फिर वो उधर का ऊपर का जो चैन होता है वो खोल दिए, फिर ये ऐसे करके ऊपर शर्ट इन करना बंद कर दिए, ऊपर करके, क्योंकि ऐसे टाइट हो गई पैंट से। हाँ, ये डेवलप हुआ था इंजर्ड होने के बाद। ये अल्लाह का ये करम अल्लाह था। करम। इसमें क्या होता है देखो भाई, ये देखो सब अल्लाह अपना निजाम चलाता है। जो गरीब नवाज के दरबार में खानकाही निजाम चल रहा है, आप रुकोगे तो ख्वाजा साहब के खुद्दाम हजरात के घरों में रुको, सबसे पहली बात तो। और जो ख्वाजा साहब के खादिम खा रहे हैं वही आप खा रहे हो, ख्वाजा जी के छत्र छाया में भी हो और ख्वाजा जी का ही माल खा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिस्टम आज के दौर में बहुत 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 कम खुद्दाम हजरात के अभी बाकी रह गया है, मतलब है। क्योंकि आजकल देखो जमाना फास्ट हो गया है, तो सब लोग कमर्शलाइज हो गए बिल्कुल एक तरह से। बिल्कुल जायरीन को भी फैसिलिटी चाहिए, बिल्कुल। खाना उसको प्रॉपर चाहिए, उसको बाथरूम अच्छा चाहिए, ये रूम में चाहिए, टीवी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके चलते ऐसा कमर्शलाइज हो गया। लेकिन आज भी कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं जो उस निजाम के अंदर आज भी अपने आप को ढालना चाहते हैं। वो बिल्कुल सिस्टम आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा घर भी है, सिस्टम आज भी ऐसे ही चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज भाई आज भी उसी नियम के अनुसार, उसी जो रूल्स के अनुसार घर में रुके हैं माशा। और कभी भी मैं आया तो फिर उसके बाद कभी होटल में नहीं ठहरा, मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपके यहाँ ठहरता हूँ, और आपके साथ दरगाह में दाखिल होता हूँ। ये वकालत का मसला है, दुआ को वकील, सुप्रीम कोर्ट है बेशक सरकार का आस्थान है, बिना वकील के कैसे हाजिरी करो? एक बार वकील के साथ आपकी हाजिरी कर लो, आपकी फाइल पेश हो गई, फिर आप यानी कितनी बार भी जाओ, आपकी जो भी अर्ज मारूफ आप पेश करते रहो जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सिस्टम है बहुत पुराना। काबे शरीफ में भी आप जाओगे ना हज करने, उम्रा करने, तो बकायदा जो लोग चादर के ऊपर में कई सवाल उठाते हैं, उनके लिए जवाब है कि किस्वा जो काबे का पर्दा है उसका कुछ हिस्सा आपको आपकी फीस में देना पड़ेगा, लाजमी है। मतलब काबे की चादर के हदिये के बिना आपका हज भी नहीं है। और वहाँ के जो मोल्लिम है, जैसे हम मोल्लिम दरबार गरीब नवाज में, ऐसे काबे के भी मोल्लिम है, उनका नजराना भी आपकी फीस में ऐड। अब अगर आप फीस का डिस्क्रिप्शन निकलवाओगे ना तो सब चीज खुल के आएगी कि अच्छा। किस पे का इतना, मोल्लिम का नजराना इतना। क्योंकि नजर देना भाई हदीस में भी साबित है, कुरान में भी है कि मेरे हबीब के सामने कुछ सवाल करो तो पहले कोई नजर पेश करो। और नजराना हदिया, गिफ्ट दो, हदिया बोल लो, नजराना बोल लो, आपस में एक दूसरे को देते रहो, इससे तुम्हारी आपस में मोहब्बत इत्तेफाक बनेगा। सुन्नत रसूल अमल है ही। ये सब चीजें भाई नोटिस करने वाली बिल्कुल चीजें बिल्कुल हैं, बिल्कुल। पब्लिक आज के दौर बहुत में कम लोगों मालूमात को नहीं। पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो उम्मीद करते हैं
अच्छा लगा होगा आपको हमारा पॉडकास्ट आज का। नियाज भाई फ्रॉम कोलकाता, बड़ा अच्छा लगा इनका किस्सा। और भी कुछ लोग अगर उनके शेयर करना चाहते हैं किस्से तो इंशाल्लाह राब्ता कीजिए। इंस्टाग्राम मेरा जो पेज है जहाँ का, उस पे आपका नाम भेजिए, सलाम दुआ कीजिए और ये जरूर लिख के भेजिएगा कि आपको पॉडकास्ट में आना है, मुलाकात करनी है। ये देखिए काफी मैसेज आता है, मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता, और पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ मैसेज आएगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कौन भाई को बात करके, कोऑर्डिनेट करके, आपसे राब्ता कायम करके आपको बिठा के यहाँ पे आपके जो भी वाक्य आपके साथ में होगा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नए पॉडकास्ट में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। माना।